हेलो एवरीवन। हम गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देख रखा है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी देख रखा है। यहाँ देखेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल स्टेट्स दैट in any production process the point will be reached where adding one more production unit while keeping others constant will cause the overall output to decrease। उसके बाद अगर एक पॉइंट आता है, ठीक है, एक पॉइंट आता है, उसके बाद जो है कितना भी इनपुट ऐड कर लो, कितना भी इनपुट देते जाओ फर्म को, उससे प्रोडक्शन जो है या फिर आउटपुट जो वो ज़्यादा नहीं होता है बल्कि और कम होते जाता है। एक डायग्राम से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है। हम एक भी लेबर ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स चला है। उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न्स, यहाँ से ये मैक्सिमम पे पहुँच गया, बिल्कुल ये एक पॉइंट आ गया, ऑप्टिमम पॉइंट। यहाँ पे भी देखो, बिज़नेस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन करे, और वो जब ऑप्टिमम लेवल पे पहुँच जाता है एंड ट्राइंग टू increase input keeping at least one production factor constant then diminishing returns to scale। अगर एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गया, वो चाह रहे कि इंक्रीज़ करें इनपुट को, और बाकी एक इनपुट को इंक्रीज़ करिए, दो इनपुट को इंक्रीज़ करें और बाकी को कांस्टेंट रखें, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे अकर होगा। ये एकदम मैक्सिमम पे पहुंच गए, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट एकदम हाई पे है, ठीक है। अब इसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल स्टार्ट होगा। अब अगर इनपुट इंक्रीज़ करेंगे भी तो आउटपुट जो है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि और वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव रिटर्न्स देगा। ये बात समझ आ गई? ये भी समझ आ गई। यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है कि ये शॉर्ट रन में ही होता है, सिर्फ लॉन्ग रन में नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तभी तो लॉन्ग रन कहते हैं। शॉर्ट रन है मतलब कुछ एक चीज़ फिक्स्ड है और बाकी की चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक चीज़ चेंज हो रहा है बाकी की चीज़ें फिक्स्ड है, ऐसे हो रहा है। इसके कॉजेज़ भी वही हैं, देखो इसके कॉजेज़ क्या है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर व्हेन देयर इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। कोई चीज़ फिक्स्ड हो गई है, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई है, फिक्स्ड रॉ मटेरियल हो गया है, कोई चीज़ फिक्स हो गई और एक चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, तो फिर वो डिमिनिशिंग रिटर्न से देगा। जैसे कि मान लो कि रॉ मटेरियल इतना, जो ये जो है ये पूरा रॉ मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लेबर है वो भी इतने, दोनों बिल्कुल इक्वल ही है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जब टाइम आ रहा है तो ये यहाँ पे इतना यूज़ करके, इतने लेबर को यूज़ करके और इतने रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो एकदम बढ़ाएगा ही। अब यहाँ पे आ चुके हैं ये दोनों, अब इसमें रॉ मटेरियल इतना ही है, रॉ मटेरियल ज़रा सा बढ़ा है, मतलब एक यूनिट बढ़ा है रॉ मटेरियल, और लेबर मान लो इतने सारे से हो गए हैं, ठीक है, इतने नहीं है इतने सारे से हो गए हैं, तो इनकी ना प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी देख रहे हो यहाँ पे, लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ें देख रहे हो, तो इसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, अब यहाँ पे इनपुट आप बढ़ाया जा रहे हो, मतलब लेबर को बढ़ाया जा रहे हो, तो अब ये बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि बाकी की चीज़ें कॉन्स्टेंट हो रखी हैं ना, तो इसलिए ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल कहलाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें जो है ये क्लियर हुआ है। इन चीज़ों को, ये चीज़ें ना बहुत सिंपल सी हैं, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब समझ में आएंगी चीज़ें। जब डिमांड डिक्रीज़ होता है तभी भी फॉर्म्स को अपना इनपुट जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ता है, तो उस टाइम भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है। देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स, इतने सारे इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो इतने सारे से हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न होने लगता है तो फर्म को लॉस ही होगा, ठीक है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये एक एनालिटिकल टर्म है, ठीक है, ये एनालाइज करता है फर्म्स को एंड मेक एडजस्टमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फर्म को एनालाइज करेगा और देखेगा कि अगर अब तो हमारा जो ये ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया, अब नीचे जा रहा है, तो या तो इनपुट को जो है अब बढ़ाएगा नहीं, यहीं पे रोक लेगा, या फिर कम करने लगेगा ताकि इंक्रीज़ हो, ठीक है, कम कर देगा ताकि उसको कुछ लॉस नहीं हो, ठीक है, उसका कॉस्ट। यहाँ पे ना एक और चीज़ होता है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, वीडियो में देखो वहाँ पे बता रखा है दूसरे वीडियो में, तो यहाँ पे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होने लगता है। कॉस्ट जो है ना वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कॉस्ट जो है बढ़ते जाता है और साथ ही साथ आउटपुट भी बढ़ते जाता है। एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है जिसमें कॉस्ट जो है वो कम होता है और आउटपुट बढ़ता है, मतलब ये तो बेनिफिशियल है और ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में होता है, लेकिन इसमें कॉस्ट बढ़ता है तो इनपुट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है।
ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म्स इतने ज़्यादा फ़ायदे में नहीं रहेंगे, बल्कि वो नीचे जाने लगेंगे। तो ये एनालाइज करके बताता है कि फॉर्म अब अगर इनपुट ऐड करो तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आएगा या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल आएगा, ठीक है। ये रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को बताता है कि क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं, और इसके थ्रू दूसरे जो फॉर्म्स हैं उनको, वो भी इस फॉर्म को एनालाइज कर लेंगे कि ओ यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, मतलब दूसरे फॉर्म्स को भी बचाता है। तो इसके इतने सारे से बेनिफिट्स हैं। तो हमने देखा इसका कॉज क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, हमने सारी चीज़ें देख ली, कब होता है, कब अकर होता है, कॉजेज़ क्या, सारी चीज़ें देख ली, इसके डायग्राम भी देख ले। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।